नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBO के बीच हुई चिकित्सा बीमा योजना यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम पर जो डिस्कशन हुआ है उसके बारे में। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन में लेटर है जो कि AIBA का है। अब देखते हैं, ये ब्रिजेश्वर शर्मा जी को लिखा गया। अब इसमें क्या कहा गया है वो देखते हैं। दोस्तों, IBA ने UFBO के जो कन्वीनर है उनको एक लेटर लिखा था जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम पर विचार प्रस्तुत करने के लिए उनसे कहा गया था। UFBO के कन्वीनर ने इस लेटर को AIBA को लिखा कि AIBA इसमें अपने पॉइंट्स रखें। तो AIBA ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो AIBA ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। क्या क्या हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसमें जो इन सर्विस एम्प्लॉय हैं और जो रिटायरीज़ हैं, ठीक है, उन सबको जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम मिल रही हो उसमें जो कुछ संशोधन करने हैं उसके साथ वो मिलती रहे। यानी सबसे पहले कहा गया है कि ये इसको जारी रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, IRDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी अस्पतालों को कैशलेस सुविधा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो इस सुविधा का पालन नहीं कर रहे हैं और भुगतान की मांग कर रहे हैं, इसलिए इसे योजना और पॉलिसी में शामिल किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कैशलेस नहीं है, इनका ऐसा मानना है कि कैशलेस हॉस्पिटल को शामिल करना चाहिए और कैशलेस सुविधा रखनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, थर्ड पॉइंट है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और TPAs कुछ उपचारों के लिए एक तरफा कैप लगा देते हैं। यानी कुछ बीमारियों में एक तरफा कैप लगा हुआ है जो योजना में उल्लिखित नहीं होती, कि हमको पता नहीं होता कि भाई इस बीमारी के लिए इतना कैपिंग है। यदि ये सीमा IRDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार है, यानी कि अगर IRDAI ने कहा है कि इस बीमारी के लिए इतना कैपिंग होनी चाहिए, अगर ये है तो इसको पॉलिसी में भी मेंशन कर दिया जाए ताकि स्टाफ को पता हो कि इस बीमारी के लिए इतना ही पैसा मिल पाएगा। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों लिखा है, पॉलिसी में अप्रूवल और रिम्बर्समेंट के लिए बाहरी समय सीमा का प्रावधान होना चाहिए, खासकर कैशलेस सुविधा के मामले में। तो ये एक फोर्थ पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है, बैंक और शाखाएं कर्मचारियों और रिटायरीज से मूल बिल प्राप्त करें और पोर्टल पर अपलोड करें, और जो भी कर्मचारी और रिटायरीज हैं को पुष्टि करें कि मूल बिल प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि कई मामलों में ऐसा देखा गया है TPA मूल बिल खोने की रिपोर्ट करता है और कर्मचारियों के पास दूसरा कोई बिल उपलब्ध नहीं होता है। तो यानी कि बैंक या ब्रांच को इसका जिम्मा उठाना पड़ेगा कि बिल्स को अपलोड करें, उनका सारा प्रोसेस करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने भी देखा है, ठीक है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनके केस में कि TPA ने बिल ही खो दिए, फिर उसके बाद बहुत मशक्कत करने के बाद उनका बिल पास हो पाया। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि AIBA ने उठाया। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, सिक्स पॉइंट, जो बफर राशि होती है, बफर अमाउंट होता है, बफर राशि के तहत दावा करना सरल बनाया जाना चाहिए। कुछ दिशा निर्देश मापदंड तैयार किए जा सकते हैं ताकि कर्मचारी अतिरिक्त कवरेज प्राप्त कर सकें बिना पॉलिसी अवधि के अंत का इंतजार किए हुए। दोस्तों, बफर अमाउंट ये होता है कि बैंक एक बफर रखता है कि मान लीजिए जो क्लैरिकल का 3 लाख का, ऑफिसर का 4 लाख का कैप अगर पूरा हो जाता है फिर भी उसको ज़रूरत होती है, तो बैंक अपने बफर अमाउंट से उसको कुछ और पैसा दे सकता है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। तो ये कहा गया है कि उसको प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि अगर एम्प्लॉय को बफर की ज़रूरत पड़े तो उसे आसानी से मिल जाए। सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों, रिटायरीज के लिए पॉलिसी को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विकल्पों के साथ और भी बेहतर किया जाए। यानी कि रिटायरीज के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल पॉलिसी बनाई जाए जो उनकी नीड के हिसाब से हो। दोस्तों, एट्थ पॉइंट है, इन सर्विस कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों यानी कि रिटायरीज की पॉलिसी को एक संयुक्त पॉलिसी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें संबंधित योजनाएं शामिल हों ताकि प्रीमियम दरें अधिक अनुकूल हो सकें। ठीक है, एक लो प्रीमियम पॉलिसी की बात की जा रही है यहाँ पे। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों, जो रिटायरीज़ हैं, रिटायरीज़ के लिए बेस पॉलिसी का प्रीमियम बैंक द्वारा वहन किया जाना चाहिए और टॉपअप पॉलिसी का प्रीमियम रिटायरीज़ द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। यानी ऐसा मानना है कि जैसे एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसका तो प्रीमियम बैंक देता है, अभी रिटायरीज़ का प्रीमियम बेस पॉलिसी का बैंक नहीं देता है। तो इनकी ये मांग है कि रिटायरीज़ के बेस पॉलिसी का प्रीमियम बैंक ही दे। बाकी अगर सुपर टॉपअप लेना चाहें रिटायरीज़ तो वो ले सकते हैं। दोस्तों, सुपर टॉपअप ये होता है कि जैसे आपका 5 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 5 लाख आप ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद शुरू होता है आपका सुपर टॉपअप। यानी वो सुपर टॉपअप तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आपका 5 लाख खत्म नहीं होगा, इसलिए सुपर टॉपअप का प्रीमियम अक्सर कम होता है। ठीक है, ये चीज़ है दोस्तों। इसके बाद 10th पॉइंट है, सरकार के साथ बात करनी चाहिए IBA UFBO को ताकि GST पे कुछ छूट दी जा सके, खासकर रिटायरीज़ को। इस बारे में भी बात की गई दोस्तों, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा आ जाता है और गवर्नमेंट को मुझे ऐसा लगता है सोचना चाहिए सिर्फ बैंकर्स के लिए नहीं, सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पे GST या तो वेव ऑफ कर दे या तो बहुत कम कर दे, ताकि हेल्थ जो हमारा मूल राइट है, जो बेसिक राइट है, वो हम सबको मिल सकें। और 11th पॉइंट है दोस्तों, योजना IBA स्तर पर एक समान होनी चाहिए, लेकिन यदि इससे
प्रीमियम दरों में कमी आती है तो बैंक स्तर पर टेंडर निकाला जा सकता है। यानी आईबीए के स्तर पर एक स्कीम होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। दोस्तों 12 पॉइंट है, सुपर टॉपअप पॉलिसी में बेड चार्ज के अलावा कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए। यानी सुपर टॉपअप पॉलिसी हो जब बेस पॉलिसी खत्म हो जाए तो उसमें कोई सीलिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए कि इस बीमारी के लिए इतना, इस बीमारी के लिए इतना। हाँ, बेड लिमिट चार्ज हो सकता है, बाकी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये कुछ सुझाव थे जो कि एआईबीए ने यूएफबीयू को दिए हैं। दोस्तों या थे हमारे विचार, यानी कि एआईबीए के विचार आपकी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम को लेके। दोस्तों आगे जो भी डिस्कस कुछ होगा मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।